हेलो एवरीवन, एक्सएम क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं एस रुद्रमूर्ति। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी वायर में डीसी करंट फ्लो किया जाए। मैं एसी करंट की बात नहीं कर रहा हूं। एसी करंट चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता? जब मैं आपको एसी पढ़ाऊंगा तो समय क्लियर हो जाएगा। तो जब किसी भी वायर में, ये कोई वायर है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो जैसे मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इस वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। यह है विद्युत वाहक बल, इसका वोल्टेज V है। इसको बैटरी के प्लस सिरे से, इसको माइनस सिरे से कनेक्ट कर दिया, तो इस वायर के दोनों सिरों पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस विद्युत क्षेत्र के इन्फ्लुएंस से इस वायर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या पॉजिटिव चार्ज हैं, वो इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक तार के अंदर गतिशील हो जाते हैं। तो चालक तार के अंदर गतिशील आवेशों के कारण उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो जब किसी भी वायर में करंट फ्लो किया जाएगा I, तो करंट फ्लो होने का मतलब होता है आवेशों का प्रवाह। आवेशों का प्रवाह की दर, इसको बोलते हैं करंट, धारा। तो जब किसी भी वायर में या चालक तार में डीसी करंट फ्लो किया जाए तो उस स्थिति में यह बैटरी इस चालक तार के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित करता है। उस बल के प्रभाव में उस चालक तार के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, उन पर एक फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स के कारण पॉजिटिव चार्ज विद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको ओम्स लॉ में भी बताया था। तो आवेशों के गतिमान हो जाने से उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ये मैंने घेरे में डॉटेड लाइन से लिखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। अब ये कैसे मालूम चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ? ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इस चालक तार के नजदीक एक चुंबकीय कंपास को रखता हूं, तो जैसे चुंबकीय कंपास को रखा तो वह चुंबकीय कंपास या मैग्नेट विक्षेपित हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। इस फिनोमिना या इस परिघटना को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। और आज से 200 साल पहले 1820 के आसपास ओस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने, ओस्टेड नाम के भौतिक शास्त्री ने इसका सफल प्रायोगिक प्रदर्शन करके लोगों को दिखाया। तो इससे एक बात भौतिक विज्ञान में साबित हो गई कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में बदल सकता है। यानी यह एक्सपेरिमेंट हमको क्या बता रहा है? वैद्युत क्षेत्र में क्यों बोल रहा है स्टूडेंट? क्योंकि बैटरी के थ्रू इस चालक तार के दो सिरों पर विभवांतर उत्पन्न किया गया। विभवांतर उत्पन्न हो जाने से इस चालक तार के अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया और यह विद्युत क्षेत्र इस चालक तार के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों और पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसके थ्रू चार्ज मूव करते हैं, जिससे धारा का निर्माण होता है। यानी आवेशों के प्रभाव की दर को धारा बोलते हैं। आवेशों के कारण, आवेशों के गतिमान होने के कारण चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो स्टूडेंट, आपको मेरी बात समझ में आई? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब भी किसी कंडक्टर में या चालक में डीसी करंट फ्लो करोगे बैटरी के थ्रू या किसी भी साधन के थ्रू,
उसमें डीसी करंट फ्लो किया जाएगा, उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ये कैसे मालूम चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया? उस चालक तार के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुआ है उसका पता लगाने के लिए हम उसके नज़दीक एक चुंबकीय कंपास को रखते हैं, तो वो चुंबकीय कंपास विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय कंपास का विक्षेपित होना यह बताता है कि किसी भी चालक तार में धारा के बहने से या चालक तार के अंदर आवेशों के बहने से या आवेशों के गतिमान होने से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। यानी गतिमान आवेश हमेशा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि स्थिर आवेश ये कोई आवेश है जो यहां पर स्थिर है, यानी ये गतिमान नहीं है, v = 0, अपने चारों ओर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। ठीक उसी प्रकार गतिमान आवेश चालक के अंदर गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित हुआ कि इस बैटरी के थ्रू मैंने इस चालक तार में एक विद्युत क्षेत्र पैदा किया और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उन पर एक फोर्स अप्लाई हुआ, इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के दौड़ने से इसमें करंट का निर्माण हुआ और इस करंट के फ्लो होने से इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। यह कैसे मालूम चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ? हम इस क्षेत्र के अंदर एक चुंबकीय कंपास को रखते हैं तो वह चुंबकीय कंपास या मैग्नेटिक मटेरियल विक्षेपित हो जाता है। तो यह जो प्रयोग है भौतिक विज्ञान में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से यह बात साबित हुई कि विद्युत क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र में बदला जा सकता है। यानी विद्युत क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र में बदला जा सकता है। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड को चुंबकीय क्षेत्र में बदल सकते हैं और इसी परिघटना को बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी धारा, खासकर दिष्ट धारा के बारे में, धारा यानी दिष्ट धारा, डीसी करंट चुंबकीय प्रभाव को शो करता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक इफेक्ट को शो नहीं करता है। तो स्टूडेंट, यहां पर जो धारा के बारे में बात हो रही है वो है डीसी करंट। तो 1820 में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उस एक्सपेरिमेंट का सार ये है किसी भी वायर में करंट फ्लो किया जाए तो उस वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये कैसे मालूम चलेगा कि इस वायर में करंट होने से या मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ? इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय कंपास को रखा जाए तो वो चुंबकीय कंपास विक्षेपित हो जाती है। तो ये आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव है। इसका अगर आप एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन भी चाहते हो तो आप खुद भी कर सकते हो। कैसे करोगे? एक प्लेन पेपर लीजिए, ऐसा एक प्लेन पेपर है ऐसा, यहां से एक चालक तार गया हुआ, इसमें आई करंट फ्लो रहा है। आप यहां चुंबकीय पदार्थ को डाल दीजिए, चुंबकीय पदार्थ यानी एक प्लेन पेपर में यहां से एक कंडक्टर गया है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है और यहां पर मैंने लोहे का बुरादा डाल दिया है। तो आप देखोगे कि उस चालक तार के नज़दीक में ज़्यादा लोहे के बुरादे होंगे, थोड़ा और अधिक दूर पर कम होंगे, ऐसे छोटे छोटे रिंग बन जाएंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है जो क्लास 9-10 में दिखाया जाता है, यह एक्सपेरिमेंट आपको यह साबित करता है कि जब किसी भी वायर में
डीसी करंट फ्लो किया जाए तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, जैसे उस पॉइंट से दूर चले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मान कम होते जाता है। किस अनुपात में कम होगा, इसका नियम है जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इस एक्सप्लेनेशन से क्या बातें समझ में आ गई? दो बातें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में बदला जा सकता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में बदलते हैं, इसको बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसको बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस एक्सपेरिमेंट के बाद लगभग 4 साल के बाद माइकल फेराडे के दिमाग में आया कि जिस प्रकार से ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चुंबकीय क्षेत्र में बदल सकते हैं, तो क्या ठीक इसका उल्टा हो सकता है? क्या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो इसके ठीक 4 साल के बाद फेराडे के दिमाग में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बी से क्या ई को पैदा किया जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। तो उसके दिमाग में यह बात था कि जरूर पैदा किया जाना चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तित होना चाहिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में बदल सकते हैं, जब विद्युत क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र में बदला जा सकता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को भी विद्युत क्षेत्र में बदला जाना चाहिए। और इस काम के लिए हमेशा वो अपने साथ एक क्वाइल और गैल्वेनोमीटर रखा रहता था। अचानक एक दिन दोनों जमीन पर गिर गए। उनके जैसी जमीन पे गिरे तो देखा कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ गया, और ये भौतिकी में एक और बहुत बड़ा कदम हो गया। और इस कदम से एक नया टॉपिक बना जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्वाइल और मैग्नेट के बीच में सापेक्षिक गति हुई, तो क्वाइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और उस क्वाइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से उस क्वाइल से जुड़ी हुई गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हुआ। तो ये अगला टॉपिक है जो आपको पढ़ाऊंगा, जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो भौतिक विज्ञान में या फिजिक्स में दो बातें स्पष्ट हो गई है। इसको तो ओस्टेड ने किया था, ओस्टेड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में बदल सकते हैं। क्या मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में बदल सकते हैं? यस, बदल सकते हैं। और इस काम को किया था फेराडे ने। और ये वाला जो टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपके सीजीपीएससी मेंस या किसी भी टाइप के सिलेबस में ये दोनों चीजें साथ में रहती हैं। यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, या जब किसी भी वायर में करंट फ्लो करके मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जाता है, तो उसको बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक इसका उल्टा किया जाए, अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके विद्युत क्षेत्र पैदा किया जाए, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसी को बोलते हैं आपका डायनामो। दुनिया में जो बिजली बनी है, इसी तरीके से जितने भी पावर प्लांट हैं हमारे भारत में, खासकर थर्मल पावर प्लांट, उसमें एक कॉइल के बीच में मैग्नेट के बीच में कॉइल रोटेट करता है। तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट करता है, उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और बिजली बनती है। तो जो जनरेटर होता है, डायनामो होता है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मैकेनिकल एनर्जी को पहले मैग्नेटिक एनर्जी में बदलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। तो दो बातें क्लियर हैं। तो फिलहाल हम आज जो आपको बताएंगे ये वाला बताने वाले हैं। तो आज से 200 साल पहले ओस्टेड ने एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट से इस बात को साबित किया कि किसी भी वायर में या किसी भी चालक तार में डीसी करंट को फ्लो किया जाए, तो इस करंट के फ्लो होने से इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इस बात का पता ऐसा चलता है कि इस क्षेत्र के अंदर किसी चुंबकीय कंपास या चुंबकीय पदार्थ को रखा जाए, खासकर हमको विक्षेप जानना है, तो चुंबकीय कंपास को रखा जाए तो वो चुंबकीय कंपास विक्षेपित हो जाती है। तो 1820 में यह एक्सपेरिमेंट ओस्टेड नाम के फिजिसिस्ट ने किया था, भौतिक शास्त्री ने किया था। और इसी के बाद यह साबित हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में या विद्युत क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकता है। जब हम इसका उल्टा करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके विद्युत क्षेत्र पैदा करते हैं, तब बोलते हैं उसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट। तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर आपको क्लियर हुआ। अब हम इस बात का पता लगाएंगे
कि जिस वायर में हमने करंट फ्लो किया, तो करंट फ्लो करने का मतलब हुआ कि उस तार में आवेशों का बहना। और मैंने आपको बताया कि एक गतिमान आवेश हमेशा, चालक के अंदर गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये हमेशा जान लो। अगर कोई भी चालक Q है, इसकी स्पीड V है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। ठीक उसी प्रकार से एक स्थिर आवेश हमेशा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। कूलॉम्स लॉ के अनुसार, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, उसी प्रकार से गतिमान आवेश या किसी चालक के अंदर गतिमान आवेश हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम इसके कुछ फार्मूलेस के बारे में बात करेंगे, और वो फार्मूला कैसे आता है उसके बारे में शॉर्ट में बताएंगे, ताकि आपको परीक्षाओं में कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना लो। ठीक, तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि ओस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया गया, और उसी के समकालीन दो और फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था बायो एंड सेवर्ट। उन्होंने अलग अलग काम करके किसी भी वायर में जो करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने से उस वायर के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसकी ताकत कितनी होगी, स्ट्रेंथ कितनी होगी, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने कुछ नियम बनाए, और उन्हीं नियमों को बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जो बताता है किसी भी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित की जाए, तो उससे किसी भी दूरी पर कोई पॉइंट P लिया जाए, तो उस पॉइंट P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी कितना होगा। तो इसके बारे में कुछ हम स्टडी करेंगे। तो क्या है देखिए, ये X और Y एक चालक तार है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जब इसमें करंट फ्लो करेंगे I करंट, तो करंट फ्लो करने से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो मान लीजिए मैंने एक पॉइंट P लिया, इस P पॉइंट पर इस चालक तार में I धारा प्रवाहित करने से कितना फील्ड होगा, और ये पॉइंट P इसके मिडिल पॉइंट से या चालक तार के सेंटर पॉइंट से D डिस्टेंस पर है। तो हमको इस बात का पता लगाना है कि इस वायर में I करंट फ्लो होने से यहाँ पॉइंट P पर कितना फील्ड होगा। तो बायो और सेवर्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया कि पॉइंट P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगी, पॉइंट P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो पहला किस पर डिपेंड करेगा, पॉइंट P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी मैथमेटिकली बोलेंगे dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर dB क्यों लिखा हूं स्टूडेंट, मैंने इस पूरे चालक तार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। हम लोग क्या करेंगे, हम ये पता लगाएंगे उस पूरे चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो हम उस पूरे चालक तार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, इक्वल पार्ट्स में, और देखेंगे एक छोटे से पार्ट में I करंट फ्लो हो रहा है, तो उस I करंट के फ्लो होने से उस पॉइंट P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो पहले निकाल लेंगे। इसलिए हम इसको क्या लिखें, dB लिखें। dB मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर उसको हम समाकलित करेंगे तो आ जाता है। तो वो dB लिखने का तरीका यह है कि हमने उस चालक तार के छोटे से टुकड़े को लिया। ये छोटा सा टुकड़ा है जिसको एरो के द्वारा दिखाया मैं, इसकी लंबाई है dl और इसमें बहने वाली धारा I है। इस छोटे से टुकड़े के कारण, चालक तार के छोटे से टुकड़े के कारण पॉइंट P पर कितना फील्ड होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। तो पहला नियम हो गया बायो सेवर्ट का कि पॉइंट P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB उस अल्पांश में, dl का मतलब अल्पांश, dl का मतलब अल्पांश या अल्पांश एलिमेंट्री पार्ट, एक छोटे से पार्ट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, छोटे से पार्ट में I करंट फ्लो हो रहा है। तो जितना अधिक करंट फ्लो होगा उतना अधिक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसी बात को हम मैथमेटिकली बोलेंगे तो पॉइंट P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB इस अल्पांश में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अल्पांश जितना लंबा होगा,
ये छोटा 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर के लायक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो नियम है बायो-सेवर्ट का कि पॉइंट पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अब इस पॉइंट पी से मैंने अल्पांश को मिलाया, ये जो रेखा है इसको बोलते हैं पॉइंट पी से उस अल्पांश को मिलाएंगे तो अल्पांश और ये रेखा कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। तो उस थीटा एंगल का साइन थीटा लेंगे तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो तीसरी बात क्या हो गई, पॉइंट पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश और पॉइंट पी और अल्पांश के बीच में बनने वाली अल्पांश और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा अल्पांश के साथ जितना एंगल बनाती है उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। और चौथी बात यह है कि जो डीबी होगा वो दूरी पर भी डिपेंड करेगा, बहने वाली धारा पर डिपेंड कर रहा है, लंबाई पर डिपेंड कर रहा है, अल्पांश और पॉइंट पी के बीच के पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बनाता है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये दूरी पर भी डिपेंड करता है कि पॉइंट पी इस अल्पांश से कितनी दूरी पर है। तो ये जो दूरी आर तो उसके 1 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यानी 4 बातें हैं। तो बायो-सेवर्ट के नियम में 4 बातें हैं। तो जैसे आपको एग्जाम में आएगा बायो-सेवर्ट का नियम संबंधित है तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, धारा के चुंबकीय प्रभाव से, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से या ऊष्मीय प्रभाव से, तो ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए बायो एंड सेवर्ट 2 अलग अलग फिजिक्स भौतिक शास्त्रियों ने धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करके कुछ नियम बनाए, उन्हीं नियमों को बोलते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। ये 4 बातों पर डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, अल्पांश की लंबाई कितनी है, अल्पांश और पॉइंट पी को मिलाने वाली रेखा अल्पांश के साथ कितना एंगल बना रही है उसका साइन थीटा लिया जाए। और चौथी बात कि जो पॉइंट पी है अल्पांश से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, उसका स्क्वायर कर दो तो बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश और बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पी। ठीक है। तो इन चारों बातों को एक साथ अगर लिखा जाए, अलग अलग करके इनको अगर मिला दिया जाए तो ऐसा लिखा जाएगा आई डी एल साइन थीटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर में आएंगे आई डी एल साइन थीटा, और आर स्क्वायर चूंकि नीचे आ रहा तो आर स्क्वायर। अब यहां पर एक समानुपातिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो है के। तो के यहां पर स्टूडेंट, यहां पर के एक समानुपातिक स्थिरांक है जो दोनों के बीच के स्थिरांक को बताता है। अब चूंकि हमारे फिजिक्स में 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है सीजीएस और दूसरा होता है एमकेएस। सीजीएस सिस्टम में अगर हम इसको गणना करें, सीजीएस पद्धति में करें तो सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। इस पद्धति में के का मान होता है 1। के का मान क्या लेंगे 1। तब डीबी का मान इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी इकाई होगी गॉस, GAUSS, गॉस। तो गॉस चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई 2 होती है, सीजीएस में गॉस होती है और एमकेएस पद्धति में या स्टैंडर्ड यूनिट होता है टेस्ला। तो टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है और गॉस भी है। गॉस छोटी इकाई होती है और टेस्ला बड़ी इकाई होती है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो क्लियर। तो के का मान अगर 1 रखा जाए तो सीजीएस पद्धति में इस पॉइंट पी पर, यानी हम आई डी एल साइन थीटा आर सभी को सीजीएस सिस्टम में मेजर करें तो के का मान 1 आएगा। और 1 रखेंगे तो इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट के कारण वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू पता लगा लेंगे। और इसकी इकाई होगी गॉस, GAUSS, गॉस। गॉस बहुत फेमस मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट थे। खैर, अब चलिए, लेकिन हम लोग सीजीएस सिस्टम को ज़्यादा यूज नहीं करते, हम लोग करते हैं एसआई यूनिट या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या एमकेएस। तो अब लिखेंगे एमकेएस पद्धति में, इन एमकेएस सिस्टम के की जगह हम लिखेंगे
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज इसको जानना जरूरी है, म्यू नॉट क्या है। मैं लिख देता हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। म्यू नॉट का होता है निर्वात की, चूंकि चुंबक के बारे में, ये मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये मैग्नेटिक कांस्टेंट हुआ, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो मीडियम पर डिपेंड करते हैं, कि जो आवेश हुए या जो आपका चालक तार कहाँ रखा हुआ, पानी में है या हवा में है या किस मीडियम में रखे हैं, वो भी चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का माध्यम पर डिपेंड करता है। तो हमारा ये जो सिस्टम वायर है कहाँ रखा हुआ, हवा में या पानी में, जहाँ भी रखा है, तो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू को लिया हवा में। तो निर्वात की चुंबकशीलता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका मान अगर रखोगे तो k और 4 पाई, तो ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चुंबकीय निर्वात की चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा, k की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट, ये जो है हमारा k, इसकी जगह रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो हो गया k का जगह, और ये I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा यूनिट होती है टेस्ला, और भी लिख सकते हैं लेकिन टेस्ला याद रखिए। तो ये बायोसेवर्ट का नियम है। ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया गया, बायोसेवर्ट ने, एम्पियर ने, बहुत सारे लोगों का काम है, लॉरेंज ने भी इस पर काम किया, लेकिन उतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना, केवल आपको रेंज और सीजीपीएससी के लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको परीक्षाओं में आते हैं। बाद में हम रेंजर से पूछे गए क्वेश्चनों को भी देखेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको बेसिक चीज़ें जो एलिमेंट्री आइडिया है वो आपको मिल जाए तो आप आसानी से बना लोगे। तो अभी मैंने आपको एलिमेंट्री आइडिया क्या दिया कि पहले मैंने आपको बायोसेवर्ट का नियम बताया, सॉरी ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट बताया कि कोई भी किसी भी चालक तार में अगर करंट प्रवाहित किया जाए, किसी भी चालक तार में, कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करे, वो भी कौन सा करंट, डीसी करंट, एसी करंट से नहीं होता चुंबकीय प्रवाह। तो किसी भी वायर में अगर डीसी करंट फ्लो किया है तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इस बात का पता चलता है कि जब उस फील्ड के अंदर किसी मैग्नेटिक कंपास को रखा जाए तो मैग्नेटिक कंपास विक्षेपित हो जाती है या विक्षेपित होती है। इस प्रभाव को बोलते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका जब हम उल्टा देखेंगे उसको बोलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो वो अलग से बताऊंगा जो प्रत्यावर्ती धारा में, जो मैंने आपको डिस्कशन में बताया था। तो अभी हम ये बता रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, किसी चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट मैंने बताया 4 बातों पर डिपेंड करता है। कोई चालक तार है, एक्स वाई नाम दिया इसका, एक्स और वाई, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। इस आई करंट फ्लो होने से यहाँ पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैंने बता दिया कि छोटा सा टुकड़ा ले लिया चालक तार का जिसकी लंबाई dl है, इस छोटे से टुकड़े में बहने वाला करंट I है। तो ये 4 बातों पर डिपेंड करती है। पहला कि इस अल्पांश के अंदर या एलिमेंट्री पार्ट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, उसकी लंबाई कितनी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, तथा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये बताता है कि ये पॉइंट P को इस एलिमेंट्री पार्ट से मिलाइए तो ये एक वेक्टर बनेगा, पोजीशन वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर इस एलिमेंट्री पार्ट से जितना एंगल बनाएगा, उस एंगल का साइन थीटा ले लोगे तो पता चल जाएगा यहाँ फील्ड कितना होगा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री रख दिया जाए, थीटा का मान 90 डिग्री रख दिया जाए तो साइन 90 मैक्सिमम हो जाएगा। खैर, उसके बाद चौथी बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इस बात पर भी डिपेंड करता है कितनी दूर रखा हुआ है। तो इस एलिमेंट्री पार्ट से कितनी अधिक दूरी पर है, r दूरी पर, तो उस r को स्क्वायर करोगे तो पता चल जाएगा कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। इन सब को मिलाने से 2 प्रकार की पद्धतियां हैं। एक होता है k का मान 1 कब लेते हैं, जब CGS पद्धति में k का मान 1 लिया जाता है, तथा MKS पद्धति में k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट बताया, म्यू नॉट का मतलब निर्वात की चुंबकशीलता, यानी हमारा सिस्टम कहाँ रखा हुआ, किस प्रकार के मीडियम में, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पूरा वैल्यू। और इसी को अगर हम ले लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो ये आपका हो जाएगा 10 पर -7। जिसको अगर लिखा जाए तो dB इज इक्वल टू म्यू 10 पर -7 और I dl साइन थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री रख दें तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 I dl अपॉन r स्क्वायर। और ये टेस्ला,
इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये छोटे से टुकड़े के कारण हुआ, पूरा चालक तार के कारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो वो आपके पार्ट में नहीं है। अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे इस पूरे भाग को आइडियल अपान आर स्क्वायर, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो पूरे चालक तार के कारण पॉइंट पी पर कितना फील्ड था वो पता चल जाएगा। तो आपके नॉलेज के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है कि इसके नियम 1 2 3 4, इसका नाम किसने दिया था, बायो-सेवर्ट ने। इसका दो फार्मूला बनता है, एक फार्मूला ये बनता है, ये याद रखिए, दूसरा फार्मूला ये बनता है। इस फार्मूले में लिखोगे तो गॉस लिखोगे और इस फार्मूले को तो टेस्ला लिखोगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका धारा के चुंबकीय प्रवाह का जो एलिमेंट्री जो पार्ट था, जिसमें बायो-सेवर्ट का नियम, ओस्टेट का एक्सपेरिमेंट, ये चीजें में आता है। अब दो चीजें और मैं आपसे शेयर करूंगा। वो क्या है, वो ये है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो दिशा भी चाहिए। देखिए बहुत सिंपल है, ये ऐसा, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट पर कितना फील्ड होगा, इसका नाम P, और यहां पर कितना होगा Q। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप राइट हैंड रूल को यूज करिए। अब ये मार्कर है, ये, अब इसको आप समझिए एक चालक तार है, ये जो करंट का डायरेक्शन ऊपर है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड से नहीं राइट हैंड साइड से होल्ड करूंगा। ऐसा मैंने होल्ड किया। अब देखिए राइट हैंड साइड से मैंने होल्ड किया इस कंडक्टर को मैंने होल्ड किया चारों उंगलियों से, और ये थंब जो है, ये जो थंब है ये धारा की दिशा बताएगा। ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा बहने वाली धारा की दिशा को बताता है। ठीक है, तो जो उंगलियों का जो घुमाव है, जो मेरी उंगलियां जो घूमी है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, ऐसे घूम रही है। तो अब देखिए, फिर देखिए, इस पॉइंट पर निकालना है तो ये ऐसा करके, ऐसा, ये अंगूठा है ऐसा, देखिए इधर देखिए, फिर ये अंगूठा है, ये ऊपर की ओर, तो ये करंट ऊपर तो अंगूठा ऊपर की ओर। अगर करंट नीचे होता तो मैं ऐसा करता, अगर करंट नीचे फ्लो होता तो अंगूठा नीचे दिखाता। तो अभी फिलहाल करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, तो मेरी जो उंगलियों का जो घुमाव है वो ऐसा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा है, देखिए ऐसा, यानी यहां से ऐसा, ये ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है। तो इस पॉइंट पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे देखोगे कि अब अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा करके, तो चुंबकीय क्षेत्र इस पॉइंट पर अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो यहां पर बनेगा क्रॉस। अगर क्रॉस का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उस पॉइंट से अंदर जा रहा है, उस बिंदु पर अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है। तो यहां क्रॉस बन जाएगा, सिंपल है, बहुत सिंपल लॉ है, क्लास 10th लेवल में समझाया जाता है। देखिए ये ऐसा रखिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, ये इस पॉइंट पर अंदर जा रहा है, फिर इस बोर्ड के अंदर से गया, फिर वहां से जाके फिर यहां से इस पॉइंट पर बाहर से आ रहा है, यानी यहां से बाहर आ रहा, फिर अंदर गया, फिर वहां गया, फिर बाहर आया, अंदर गया, यानी यहां बाहर जा रहा है, यहां अंदर जा रहा है। तो जो बाहर जाता है उसको बोलते हैं डॉट। तो डॉट का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु से बाहर की ओर जाती है। ठीक है, तो इतना ही चीज है, यानी आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के द्वारा, किसी भी स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के द्वारा या किसी भी सीधी सरल रेखा में कोई भी सीधा कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो होने से उसके दोनों ओर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप मैक्सवेल राइट हैंड रूल लगाओगे, यानी इस कंडक्टर को होल्ड करोगे राइट हैंड साइड से
और जो अगर करंट का डायरेक्शन जो होगा, उंगलियां जो ये जो थंब है, अंगूठा है, अंगूठा इस चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है, और उंगलियों का जो घुमाव है, ये घुमाव है जो ऐसा, यानी इस पॉइंट पर फ्लक्स अंदर की ओर जा रहा है और इस पॉइंट पर बाहर पर, तो यहाँ बाहर निकल रहा है तो यहाँ डॉट बोलते हैं, डॉट चुंबकीय क्षेत्र, और ये ऐसा गया इस पॉइंट पर अंदर की ओर गया तो यहाँ क्रॉस बनेगा। तो डॉट और क्रॉस बोलने का मतलब ये है कि उस पॉइंट से फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स उस पॉइंट से अंदर की ओर एंटर कर रहा है, और डॉट बोलने का मतलब उस पॉइंट से बाहर की ओर जा रहा है। इसी को अगर उल्टा कर दोगे स्टूडेंट, चलिए इसको अगर नीचे अगर ऐसा कर दिया जाए, अब फ्लक्स कैसे बनेगा, मेरे को निकालना है यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, इसको P बोलता हूँ, यहाँ Q। अब देखिए, अब इसको उल्टा कर दीजिए, राइट हैंड साइड का इस्तेमाल करना है। अब इसको आप उल्टा करिए, देखिए उल्टा करेंगे आप, अंगूठा की दिशा क्या बता रही है, धारा की दिशा, धारा नीचे फ्लो हो रहा है, तो जो उंगलियों का जो घुमाव है ये ऐसा हो रहा है, ऐसा, अब ये ऐसा, यानी ऐसा। अब आप देखेंगे कि ये ऐसा हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे ऐसा आया, ऐसा है, ये इस पॉइंट से बाहर की ओर जा रहा है, यानी यहाँ पर डॉट बनेगा, और ये इस पॉइंट पर अंदर की ओर एंटर कर रहा है, यहाँ पर बनेगा क्रॉस, तो यहाँ बनेगा क्रॉस, क्रॉस यानी इस पेज के अंदर, और डॉट यानी इस पेज के बाहर, यानी इस बोर्ड के बाहर, बोर्ड के बाहर जा रहा है, बोर्ड के बाहर यानी डॉट, और बोर्ड के अंदर यानी क्रॉस। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में या रिजोरेखी चालक तार में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। यानी राइट हैंड रूल के लिए आपको उस चालक तार को हाथ में होल्ड करना पड़ेगा, और चालक तार में जो करंट की दिशा होगी वही अंगूठे की दिशा होगी, बाकी उंगलियों का जो घुमाव है वो चुंबकीय फ्लक्स के डायरेक्शन को शो करता है। ऐसा है तो ऐसा मूव करेगा फ्लक्स, अगर ऐसा करंट फ्लो हो रहा है तो फ्लक्स ऐसा मूव करेगा। तो ये चीज़ है। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि मैंने अभी जो फॉर्मूला दिया है dB बराबर बताया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, और साइन थीटा यानी 90 लेंगे तो 1 हो जाएगा r स्क्वायर। तो यहां पर धारा की दिशा दी जाती है, धारा की परिभाषा एक धारा की परिभाषा हम धारा विद्युत में देते हैं, लेकिन वो क्या है, थ्योरेटिकली सही है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको देना तो धारा की दिशा कैसे देते हैं देखिए। और इसका जो मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का, जो SI पद 10⁻⁷ होता है, तो dB बराबर होगा म्यू नॉट 10⁻⁷ I dl अपॉन r स्क्वायर। तो धारा की परिभाषा क्या है? धारा की परिभाषा ये है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 1 एम्पियर करंट? किसी भी चालक तार में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर उसकी लंबाई को 1 मीटर रखा जाए, 1 मीटर के चालक तार में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और जिस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट है, मान लीजिए P, ये आपका R हो गया 1 मीटर, और इस चालक तार की लंबाई यानी टोटल लंबाई 1 मीटर हो गई। 1 मीटर का चालक तार जिस पॉइंट पे निकालना वो पॉइंट 1 मीटर का है, यानी R बराबर 1 मीटर हो गया। तो स्टूडेंट अगर आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो dB बराबर हो जाएगा 10⁻⁷, और ये I की जगह 1 इंटू L की जगह 1, R की जगह 1, और dB बराबर हो जाएगा 10⁻⁷ टेस्ला। यानी 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पर अगर 1 मीटर का लंबा तार लिया जाए और इस पॉइंट की इस चालक तार से दूरी 1 मीटर हो, 1 मीटर का लंबा तार, दूरी 1 मीटर, तो उस स्थिति में इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो 10⁻⁷ टेस्ला का हो, तब बोलेंगे करंट का मान 1 एम्पियर है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने आपको 4 चीजें बताई, उसके शॉर्ट में फिर से एक बार बता देते हैं, फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। चलिए, तो स्टूडेंट हमने जो अभी पढ़ा है 4 पॉइंट को लिख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात, 1820 में ओस्टेड ने
ओर्स्टेड ने धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन किया। यानी आज से 200 साल पहले ओर्स्टेड नाम के फिजिसिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली इस फिनोमिना को करके दिखाया, इसलिए ओर्स्टेड का नाम पहले लिया जाता है। फिर इस काम को आगे बढ़ाया बायो-सेवर्ट ने। किसने? बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम किसी भी चालक तार में या किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होने से उससे किसी दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके बारे में हमको एक फॉर्मूला देता है, एक नियम बताता है। और ये नियम क्या है? मैंने आपको बताया कि अगर छोटे से अल्पांश के लिए किया जाए तो ये होगा μ0/4 SI पद्धति में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। dB बराबर I dl sin थीटा। अगर sin थीटा को 90 लेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद ध्यान में देना, dB बराबर μ0/4 I dl sin थीटा बराबर 90 रख दो तो ये 1 हो जाएगा r², और ये यूनिट होगी टेस्ला। ठीक है, ये मैंने बताया। अच्छा, अगर आपको पूरे चालक तार का इसका समाकलन करेंगे, समाकलन कर दोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द μ0/4 I dl/r²। इसकी यूनिट टेस्ला होगी और सीजीएस में गॉस। ठीक है, तीसरी बात मैंने बताया आपको, चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। यानी ये ऐसा करंट हो रहा है तो उंगलियों को घुमाओ, ऐसा है, तो अगर इसका ऐसा, यानी इस पॉइंट पर ये फ्लक्स अंदर की ओर जा रहा है, यानी क्रॉस बनेगा, और यहां पर कोई पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट से फ्लक्स बाहर जा रहा है, यानी यहां डॉट बनेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यानी इस चालक तार के कारण किसी भी पॉइंट पर कितना फ्लक्स होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसको हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। चौथी बात हमने अब बताया आपको कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है। 1 एम्पियर का मतलब होता है, इस फॉर्मूले में रख दीजिए आप, 1 एम्पियर का मतलब होता है अगर चालक तार की लंबाई 1 मीटर है और 1 मीटर दूरी पर रखा हुआ है चालक तार से, चालक तार की लंबाई 1 मीटर है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, और क्या चाहिए हमको? आइडियल। हाँ ठीक, तो उस समय जो dB होगा वो होगा 1×10⁻⁷ टेस्ला। यानी किसी भी चालक इस पॉइंट पर अगर इतना 10⁻⁷ टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तब बोलेंगे इस चालक तार में बहने वाली धारा 1 टेस्ला। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद पांचवें पॉइंट मैंने बताया कि एक स्थिर आवेश, एक जो स्टैटिक चार्ज होता है, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो इसके चारों ओर के विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र। तो एक स्थिर आवेश स्टैटिक चार्ज हमेशा अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार से चालक तार के अंदर गतिमान आवेश सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया किसी चालक तार में करंट धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है, तो आप उसका आंसर ये दोगे कि जिस प्रकार से किसी भी स्थिर आवेश को किसी पॉइंट पर रख दिया है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसको प्रूव भी किया जा सकता है मैथमेटिकली, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसी प्रकार से अगर कोई भी चार्ज अगर मोशन में है, चालक तार के अंदर गतिमान है, तो
उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। और छठवीं बात क्या है, और क्या मैंने आपको सिखाया? मैंने आपको एक चीज़ और सिखाया। हाँ, ये हो गया चालक तार के अंदर गतिमान आवेश सदैव। हाँ, जब भी कोई न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, B बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी यहाँ आप डी भी नहीं लिखेंगे। किसी पूरे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या मैंने आपको बताया था? निर्वात की चुंबकशीलता, आई करंट, एल चालक तार की लंबाई, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आज के लेक्चर में 6 बातों पर हमने ध्यान दिया। क्या क्या मैंने आपको सामने लिख दिया। तो ये आप इसको नोट्स बना लीजिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगले लेक्चर में हम आपको इसके आगे की चीज़ें बताएंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज मिल सके। इन्हीं बातों के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अगले लेक्चर में कुछ और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ इसके आगे वाले पार्ट को मैं आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू।